सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। बड़ी अहम पेशरफ्त आज हुई और आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हमरा दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से और वफाकी वज़रा की जानिब, वहाँ जो सूबाई वज़रा थे उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बताया ये गया कि जो लाहौर धमाका था उसके जो तमाम नेटवर्क जो है उसका पता लगा लिया गया है और ये बताया गया कि लाहौर धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसी रॉ और NDS मुलविस थी और तकरीबन 10 अफराद जो हैं उनको तहवील में ले लिया गया है और इस तमाम तर जो धमाका था उसकी तहकीकात के लिए एक GIT भी तश्कील दे दी गई है। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आज मीडिया को आगाह किया गया। बताया गया कि 16 घंटे में जो सिक्योरिटी इदारे थे उन्होंने पता लगाया और कुछ ही दिनों में गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है और मज़ीद जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई जारी है। ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से IG पंजाब ने क्या कहा, पहले आपको दिखाते हैं। करेंगे अल्लाह के फजल से बहुत करीब वक्त में, चंद घंटे के अंदर अंदर हम उन लोगों तक पहुंच गए जिन लोगों ने ये गाड़ी हासिल की थी। जो इसका मेन लिंचपिन है जिसने ये सारा कुछ पाकिस्तान में अरेंज किया वो हमारे पास इस वक्त गिरफ्तार है। जिन लोगों की मदद से गाड़ी खरीदी गई, उसका बंदोबस्त किया गया, वो हमारे पास है। जो गाड़ी की यहाँ रिपेयर मुरम्मत की गई वो भी हमारे पास है। जिसने इसमें बारूदी मवाद भरा वो भी हमारे पास है और वही शख्स है जिसने वो गाड़ी लाके फाइनली खड़ी की उस मकाम पे जहाँ पे ये फाइनली ब्लास्ट हुई। 10 के करीब पाकिस्तानी ऐसे शहरी हैं जो इस वाक़े में मुलविस हैं। इसमें मर्द भी हैं, इसमें ख़वातीन भी हैं, लेकिन ये वही एग्जैक्टली लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इसको एग्जीक्यूट किया। इसके साथ साथ जो लोग इसको मास्टरमाइंड करने वाले थे, जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, वो भी सारे के सारे इसमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो 10 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और ज़ाहिर बताया गया है कि जिस तरीके से एजेंसियाँ, मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ इसमें इन्वॉल्व थी उसका भी पता लगा लिया गया है। इसी पर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, जाबिर वखास। पहली तरह उनसे डिटेल लेते हैं, फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। जाबिर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बताया गया कि किस तरीके से इतनी जल्दी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। 23 जून को ये धमाका हुआ था जिसमें 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक और कई ज़ख्मी हो गए थे। कुछ ही घंटों में पता लगाया गया, उसके बाद ये पता लगाया गया है कि रॉ और अफगान एजेंसी है NDS उसके मुलव्विस होने का पता चला है। बताइएगा मज़ीद क्या कहा गया है और जो GIT बनी है उसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, इस हवाले से भी GIT के नामों को तो डिस्क्लोज नहीं किया गया सुमैया, लेकिन जो सबसे बड़ा क्लू था वो गाड़ी खुद थी, क्योंकि गाड़ी जब बाबू साहब नाके पर से गुजरी है तो उसके ऊपर ओरिजिनल नंबर प्लेट लगी हुई थी और उसने उस पुरदारी के ओरिजिनल कागजात जो है वो दिखाए थे, जिसकी जो है वो रिटर्न फॉर्म में जब किसी गाड़ी को चेक किया जाता है तो रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है कि फलां गाड़ी को फलां नंबर और फलां मलकियत के साथ जो है वो चेक किया गया और रजिस्टर किया गया। तो इससे उन्हें एक क्लू मिला और उस क्लू के साथ जो है वो आगे बढ़ते गए और गाड़ी के मालिक तक पहुंचे। फिर उससे पूछा गया कि किसके जरिए किसको बेची गई, किसको सुपुर्दारी की गई और इस तरह जो है वो मुख्तलिफ लोगों के जो है वो नाम सामने आते गए और पॉल डेविड और इस तरह साजिद हुसैन, इसके अलावा जिया और इसके अलावा फिर उसके बाद ईद गुल और कुछ खवातीन भी इसमें शामिल हैं। 10 के करीब अफराद हैं जिनको हिरासत में लिया गया और उनकी तफ्तीश की गई और इस तरह कड़ियां से कड़ियां मिलाई गई। परसों रात 9:15 पर जब आखिरी नेटवर्क का मुलजिम भी पकड़ा गया था तो हमने ये खबर ब्रेक की थी बोल के ऊपर कि तमाम जो लोग हैं और सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के वो सब पकड़े गए हैं। और इस हवाले से आज जो है वो इस बात को कबूल भी किया CM पंजाब ने कि 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो हिरासत में लिया गया। और इस हवाले से ये देखा जा रहा है कि कहाँ तक जो है वो नहली है पुलिस एहलकारों की कि जिन्होंने एक मशकूक गाड़ी को रोका भी था लेकिन फिर भी वो उनके पास से निकल गई। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी भी है कि 4 रोज में पकड़े गए हैं ये तमाम तर लोग। बहुत शुक्रिया जाबिर आपका। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इंग्लिश चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि कराची से भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है। एक जानिब तमाम तर सूरत हाल है नाज़रीन
दूसरी जानिब एक बयानिया है पाकिस्तान मुखालिफ जो कि तैयार किया जाता है। फवाद चौधरी ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि वो तैयार भारत में होता है, अफगानिस्तान से वो चलता है, पाकिस्तान में आके यहाँ पर उस पर बात की जाती है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे होते हैं। ये सूरत हाल है क्या? और पाकिस्तान जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत काम कर चुका है और अमन के हवाले से बात भी करता है, काम भी करता है, लेकिन खुद दहशतगर्दी से नबरद आजमा है। मज़ीद इस पर पाकिस्तान को कितना काम करने की ज़रूरत है और अभी क्या सूरत हाल पैदा होगी अफ़गानिस्तान वाले मामले के बाद से बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन करें ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर लगाई साहब काकी स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ सिद्दीकुल फारूक साहब मौजूद हैं। तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगी। और गजनफर साहब, पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। आज जो बड़ी पेशरफ्त हुई, ज़ाहिर पंजाब हुकूमत ने बताया कि जो लाहौर धमाका था उसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी NDS के शवाहिद मिले, ये मुलव्विस थी। फिर दूसरी जानब शेख रशीद का बयान भी बड़ा अहम है, कराची से जो है वो बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है रॉ का। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान बहुत दफ़ा बता चुका है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है, रॉ दहशतगर्दी करता है उस सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर भी शवाहिद मिलते हैं, उसके बावजूद एक बयानिया है जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया है जिसको बाकायदा बनाया जाता है। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान ने बहुत काम किया, दहशतगर्दी के हवाले से अपनी लोगों की जानें भी गंवाई। आपको क्या लगता है पाकिस्तान जिस सिम में काम कर रहा है, क्या ये करना काफ़ी है या कुछ और भी हमें इस हवाले से अपने मैकेनिज्म को तरतीब देना होगा? बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया। असल में दो पहलू हैं इस चीज़ के, आपके सारे सवाल के जो आपने किए हैं। एक वो पहलू है जो आपकी इंटरनल, जो आपकी पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ अवामिल मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से रिलेटेड है। तो जहाँ तक तो उनकी सिक्योरिटी, उनके वेलबींग, उनकी वेलफेयर, उनकी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चीज़ों का ताल्लुक़ है, तो वो तो पाकिस्तान की एजेंसीज़ को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों, अदारे हों, उनको कॉन्स्टेंटली काम करने की ज़रूरत है, रहेगी और ये होता रहेगा। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अभी जो हमने मुख्तलिफ अदारे जो बनाए थे ख़ास तौर पर दहशतगर्दी से निपटने के लिए, और उसके लिए जो पॉलिसीज़ मुख्तलिफ अदवार में बनाई, और जो आज जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स और SIUs जो मुख्तलिफ सूबों में मौजूद हैं, स्पेशल टास्किंग यूनिट्स जो मौजूद हैं, और उनकी जो इंटीग्रेशन हुई है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के तहत, चाहे वो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, चाहे वो आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो एक बहुत मैं कहूँगा एक बहुत अच्छे लेवल पे है, एक बहुत एहसन तरीके से वो की जा रही है। इसीलिए आपने देखा कि ये 5 दिन में आपने उन कल्प्रिट्स को गिरफ्तार किया, और ये चीज़ जो है चलती रहेगी। सॉफ्ट टारगेट्स जो होते हैं वो किसी भी कहीं भी कंट्रोल नहीं हो सकते। अब आप लाहौर के अंदर कितनी गाड़ियाँ एक दिन में दाखिल होती हैं, तो अगर हर गाड़ी को आप साइड पर रोक के निकल के चेक करने लगे तो आप देखिए कि क्या सूरत हाल होगी। लेकिन उसके ऊपर इंटेलिजेंस और उसके ऊपर सर्विलेंस जो है वो कॉन्स्टेंटली जारी रहनी चाहिए, वो जारी है। अब दूसरी बात जो आपने फरमाई वो ये है कि इसका पाकिस्तान से बाहर क्या इम्पैक्ट है, या पाकिस्तान वो आप अगर आप उसको समझना चाहते हैं, ये पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए क्यों चलते हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है, या उसकी क्या वजह है, तो बारहा मुख्तलिफ सोच रखने वाले हजरात भी ये कह चुके हैं, और इसके मारूजी हालात भी जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में डाला गया था आज से कोई 13-14 साल पहले, जहाँ पे जिन पावर्स ने दहशतगर्दी की जंग में डाला था, या जब आपकी शिया सुन्नी फसादात, वो लश्कर जंगवी और अपना सिपाही मोहम्मद और वो क्रिएट करके जब वो सब शुरू हुए थे, तो उसका अल्टीमेट एम ये था उन ताकतों का जो ये कर रही थी। ऑफकोर्स उनके अंदर इस्तेमाल हमारे अपने आज लोग हो रहे थे, जैसे आज भी लोग पकड़े गए हैं तो पाकिस्तानी ही पकड़े गए, लेकिन जिन एजेंसीज ने ये प्लान बनाया था उनका गालबा उन्होंने सोचा ये था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग से कभी निकल नहीं सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बात की कैपेबिलिटी है नहीं। लेकिन हुआ उसके अलट कि 43 मुल्कों की फौज अफगानिस्तान के अंदर हार गई। आज वो नाको चने चाप वो थूक चाट रही है, और पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के अदारों ने, पाकिस्तान की एजेंसीज ने, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बड़ी कामयाबी से वो जंग लड़ी, और यहाँ से आपकी साहिल से उन तमाम दहशतगर्द गिरोह का खात्मा कर दिया जो यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियों से खेल रहे थे, जिसमें आपने 70,000 लोगों की जान गंवाई। और आज आप देखिए पाकिस्तान में कोई नेटवर्क का हेडक्वार्टर मौजूद नहीं। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह कि आप एक सेकंड को यहाँ रुक के सोचें कि आपको FATF की ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकाला गया। श्रीलंका ने 46 में से
24 पॉइंट्स पे अमल किया था, अगर आपको याद हो। जी। उनके यहाँ भी बहुत दहशतगर्दी थी, जैफना इंटर, लेकिन उनको उन्होंने जब 24 पॉइंट हो गए तो उन्होंने दहशत ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान ने 27 में से 26 पॉइंट्स पे अमल किया, ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकाला गया? यहाँ पे जो बाहर की जो पाकिस्तान को जो इन्वॉल्व करने की कोशिश है, पाकिस्तान को जो ब्लैकमेल करने की कोशिश है, पाकिस्तान को जो टारगेट करने की कोशिश है, अगर 246 साइट्स बनी थी और इंडिया की जो डिटेक्ट हुई, जो लीक आई और उसमें वो यूनाइटेड नेशंस की भी अपना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते, तो असल में तो उनको दहशतगर्दी की लिस्ट में होना चाहिए था। दहशतगर्दी सिर्फ तलवार से या बंदूक से तो नहीं होती, दहशतगर्दी तो आपके लफ्जों से भी की जाती है, दहशतगर्दी पॉलिसी से भी की जाती है, दहशतगर्दी गलत इंफॉर्मेशन फैला के भी की जाती है, दहशतगर्दी प्रोपेगेंडे से भी की जाती है। तो वो जो प्रोपेगेंडा है, जब आप FATF की लिस्ट से नहीं निकले तो ये आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि एक तो आपने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़के यहाँ से खात्मा कर दिया, अब वो और दहशतगर्दी। ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। राय की बड़ी अहमियत होती है, जो एक बयानिया होता है, नैरेटिव जो बिल्डअप किया जाता है किसी मुल्क की जानिब से, या यहाँ पर जो एक राय चल रही होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। जो आप बात कर रहे होते हैं वो बड़ी मायने रखती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब। ज़ाहिर नैरेटिव जो पाकिस्तान का शुरू दिन से होना चाहिए था, बदकिस्मती के साथ ये कुछ सालों से ऐसा नहीं हमने देखा, इतना मजबूत नैरेटिव नहीं था। आज ज़ाहिर पाकिस्तान नैरेटिव को भी मजबूत रखता है, बात भी करता है, लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती ये है कि इस तरह के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे अनासिर हैं जो काम करते हैं, जो एक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को बिल्डअप करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है, या गलत तरीके से एक पिक्चर जो है वो बनाई जाती है। ज़ाहिर है इसके पीछे भी बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर बात अपोजिशन की हैसियत से नहीं करनी है। आपने ये देखना है कि पाकिस्तान जो भी काम कर रहा है, चाहे वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो, बयानियाँ बेहतर करने के ख़िलाफ़ हो, आप क्या समझते हैं कि अभी जो सूरत हाल है अभी दरपेश हुकूमत को, उससे निकलने के लिए हुकूमती इक़दामात मुनासिब हैं? हुकूमत जिस तरीके पे जा रही है क्या वो ठीक हैं? और ख़ास तौर पे जो बड़ी कामयाबी मिली है लाहौर धमाके के बाद, उसको आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समैया रिजवान साहबा। मैंने गज़नफ़र साहब की बातें भी सुनी, आपने भी बड़ा सवाल किया और मुझे साथ ये भी कहा कि मैं अपोजिशन, कि मैं पाकिस्तान की अपोजिशन तो नहीं कर सकता ना, मैं हुकूमत की अपोजिशन कर सकता हूँ, किसी आदमी के खिलाफ आपकी राय में इख्तिलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की अपोजिशन तो नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात की। ये मेरा मादरे वतन है, इसी की वजह से मेरी शनाख्त है, ठीक है। अब आप आइए देखिए, जब से पाकिस्तान ने USSR के ख़िलाफ़ जंग लड़ना शुरू की और पूरी दुनिया का साथ दिया, इंडिया उस वक्त USSR के साथ था और 100 से ज़्यादा मुल्क हमारे साथ थे और हम उनके साथ थे। लेकिन आप ये ज़रूर सामने रखें कि 1982 में, ये 79 में हम इस जंग में कूदे और 1982 में हमसे इंडिया ने सियाचिन छीन लिया और इस सारी दुनिया ने उस इंडिया के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया जो USSR के साथ था। अब हम ये दावा करते हैं कि हमने USSR को तोड़ दिया, एक सुपर ताकत को तोड़ दिया। मैं बतौर पाकिस्तान के बेटे के, मैं बतौर मुसलमान होने, मैं बतौर एक इंडिपेंडेंट राय रखने वाले के, मैं ये कहूँगा कि USSR को हमने तोड़ दिया। इधर हमने भारत को क्यों नहीं तोड़ा कि हम उससे कश्मीर ले लेते, हम उससे मशरकी पाकिस्तान का बदला ले लेते, हम सियाचिन वापस ले लेते। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम लड़ते रहे सारी दुनिया के लिए, ये थोड़ी सी बात सुने मेरी, सारी दुनिया के लिए लड़ते रहे। हमने USSR को वाकईतन तोड़ने में मदद की और तोड़ डाला। हमारे अपने मफादात कहाँ थे? क्या हमने अपने मफादात के लिए काम किया? इक्तिसादी मफादात, कर्जे माफ करना, इसके अलावा बहुत सी चीजें। सारी दुनिया से हमने मुजाहिदीन यहाँ किए, सारी दुनिया से वही मुजाहिदीन दहशतगर्द बन गए। पॉइंट देखिए, पाकिस्तान है जो ये बात करता है कि अब हम मजीद किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमने बहुत कुछ जो है वो खोया है दूसरों की जंग में, तो अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये वाज़े मौक़िफ़ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जो सूरत हाल अभी पाकिस्तान में एक बार फिर पैदा हो रही है, उस सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान को मज़ीद क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। लगारी साहब,
अफगानिस्तान में जो फौजी इनकला हो रहा है, ज़ाहिर है उसके भी असरात पाकिस्तान पर मुरतब होंगे। आगे क्या सूरत हाल अफगानिस्तान में होगी वो भी एक बहुत बड़े मायने रखती है। फिर पाकिस्तान में जिस तरह से दहशत गर्दी की जाती है, जिसमें रॉ मुलव्वस होता है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है। बहुत दफ़ा पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बात बता चुका है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी से निमट रहा है। पाकिस्तान ने अपने लोगों की, अपने प्यारों की जानें जो हैं वो कुर्बान की हैं इस दहशत गर्दी से निमटने के लिए, काम भी बहुत किया है। उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि एक ऐसा बयानिया तरतीब पाता है दुनिया में जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया होता है, जो ये बताता है, गलत पिक्चर जो है वो शो करता है। जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं इसके पीछे। हुकूमत जो कुछ कर रही है, आप समझते हैं कि वो सही कर रही है? हुकूमत के जो इक़दाम हैं फ़िलहाल होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र वो दुरुस्त हैं? पहली बात तो ये है कि हुकूमत जो कुछ कर रही है उसके हकीकी जो मज़ाहिर हैं वो तो कुछ दिनों के बाद नज़र आएंगे। माजी में क्या होता रहा, ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने और भाई हमारे सिद्दीक और फारूक साहब ने बहुत अहम बातें की हैं। बात यह है कि जब सारी दुनिया ने मिलकर आज़ाद दुनिया के नाम से, इंडिपेंडेंट दुनिया के नाम से, आलमी सरमायादारी कहना चाहिए ना उसके नाम से, जिसके हम बहुत बड़े इत्तेहादी रहे हैं, बगदाद पैक्ट के हम साथ रहे हैं और हम सेंटो और सीटों के साथ रहे हैं और सीटों की वजह से हमें मशरक़ी पाकिस्तान गंवाना पड़ा था। ये सारे उसके बावजूद हमने ये कौन सी वो थी हमारी बहादुरी और जुर्रत थी कि हम यहाँ से लड़ने चले थे सोवियत यूनियन के साथ। जो बात की उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ जंग में मुलविस होना और जो तरीके अख्तियार किए गए, भी हमसे कह रहे हो ना टेरर फाइनेंसिंग के मामलात पर नज़र रखो, जी बिस्मिल्लाह हम नज़र रखने को तैयार हैं। आप बताइए आपने क्या टेरर फाइनेंसिंग की थी जिसको सारी दुनिया कह रही थी कि दहशत गर्द हैं? आप तो उनकी वाइट हाउस में बुलाकर उनको हार पहना रहे थे, फूल दे रहे थे, और आपने एक दूसरे मुल्क में मुदाखलत के लिए लोगों को आपने करोड़ों अरबों डॉलर बांटे। ये क्या कर रहे थे चार्ली विल्सन यहाँ पर? क्या कर रही थी जॉइन हैरिंग यहाँ पर? क्या कर रहा था गस्ट अवराकोटस यहाँ पर? क्या हो रहा था? ये क्यों आपकी CIA यहाँ पर पूरी की पूरी एक जंग लड़ रही थी और वहाँ फाइनेंस बांट रही थी, हथियार बांट रही थी, सारा कुछ हो रहा था? ये सही है। जनरल कमर जावेद बाजवा की एक बात को मैं बहुत दिल से एहतराम करता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमने जर्मनी में ये उन्होंने कहा था कि हमने सोवियत जंग के अंदर, अफगानिस्तान की जंग के अंदर उस आग में कूदकर हमने गलती की थी, ये हमारी संगीन गलती थी। और फिर जब दूसरी बार मौका आया तो रात को 2 बजे उठाया गया और कहा गया कि दोस्तों के दुश्मन, और बड़ी दिल की गहराइयों से फरमाया गया कि जनाब हम तो आपके दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये करें, ये करें, ये करें, क्या करें? अड्डे इस्तेमाल करने दें, अपनी जो इंटेलिजेंस है वो हमसे शेयरिंग करें, दुश्मन की पोजीशंस के बारे में बात करें, फलां बात करें, फलां बात करें। बहुत सी वो जो है फरमाइशें थी, वो हमने फरमाइशें रात को किसी मुशावरत के बग़ैर, किसी अपने रुफ़क़ाए कार के साथ बैठकर बात किए बग़ैर, हमने माहिरीन से बात किए बग़ैर, रात ही रात को जनरल कोलिन पावर को, उनके यहाँ तो दिन था, हमारे यहाँ रात थी, हमने सोना था ना। उसके बाद हमने कहा कि जी जो आप कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। और फिर हमने किया, हमने सब कुछ किया और हमने उनको सारी की सारी सहूलत दी। उस वक्त वो टेरर फाइनेंसिंग नहीं थी। उस वक्त जो कुछ आप कर रहे थे वो आप फूल बांधने के लिए अफगानिस्तान में बमबारी कर रहे थे। आपने फूल बांधने के लिए काबुल को घेर लिया था, कंधार को घेर लिया था। जब अमेरिका ये सारी सूरत तैयार करा था, हम उसको क्यों नहीं कहते, नेटो को क्यों नहीं कहते? भाई तुम कौन हो किसी मुल्क के अंदर घुस जाने वाले? तुम्हारा क्या बनता है कि एक आजाद मुल्क के अंदर? यही तो बात है कि जो मुल्क दूसरे मुल्कों में दहशत गर्दी करता है वो नहीं होता, लेकिन ऐसा मुल्क जो दहशत गर्दी के खिलाफ काम कर रहा होता है, जो अमन के लिए बात कर रहा होता है, तो फिर ये मामला थोड़ा डिफरेंट है ना। ये वो मामला नहीं है गजनफर साहब। एक होती है लॉबिंग, और इंडियन लॉबिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हैं ये बात कि इंडिया ने इस पर बहुत काम किया। हम यहाँ पर कहीं वीक रहे, हमने उस तरह अपनी लॉबिंग नहीं की, हम नहीं कर सके। अब यहाँ पर जब इजलास होता है पेरिस में फैटफ के हवाले से, तो इधर लाहौर में हो जाता है धमाका, और एन उसी दिन। तो इसके दरमियान भी कोई कनेक्शन है? और फिर वो जो लॉबिंग की बात मैंने की, क्या हम आज भी काम कर रहे हैं अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए?
सुनिए, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, सदीक साहब ने बात की थी, उनकी बात का बड़ा एहतराम है। जी जी। लेकिन सियाचिन के बारे में यही कहना चाहूँगा। आपको पता है सियाचिन को 76 किलोमीटर लॉन्ग दुनिया का सेकंड अपना सबसे बड़ा ग्लेशियर है और नॉन पोलर रीजन में दूसरा ग्लेशियर है। हाँ अब वहाँ उसके ऊपर जो ये इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में था, जो उसका अपना जब आप जाते हैं कराकोरम पास से आप ऊपर जाते जी हैं जी तो जी। जितना उस लद्दाख रीजन है वो तमाम का तमाम जो था इंडिया की ही के कंट्रोल में था जिस वक्त इसके ऊपर जंग शुरू हुई थी। सही। और जब इसके ऊपर जहाँ वहाँ पे जंग शुरू हुई है तो उसमें इस वक्त सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूटेड एरिया है, हो गया था, और उस पर टेरिटोरियल क्लेम पाकिस्तान का भी है, टेरिटोरियल क्लेम चाइना का भी है और टेरिटोरियल सही है। क्लेम इंडिया का। और जितनी साल्तोरो रिज जो है उसके वेस्ट ऑफ ग्लेशियर में जब आप आते हैं वो तमाम का तमाम इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में। बिल्कुल सही। सियाचिन मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी। गजनफर से ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बात वापस आके आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। ज़ाहिर है आप इसको क्लैरिफाई भी कर रहे हैं, फिर उस पर मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले गजनफर साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्हीं की बात को कंटिन्यू करेंगे। जी गजनफर साहब। जी, तो मैं उसमें याद कर रहा था कि उसमें कुछ पोस्टें हैं, कुछ पोस्टें इंडिया के पास हैं, कुछ पोस्टें हमारे पास हैं। और सियाचिन इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी और उसके ऊपर जो लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ से गुजरती है वो वहीं पे मेरे NJ 9785 क्या उसका नंबर वहीं पे मौजूद है। हाँ, रिजेस के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टें हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर में आप जाएँ तो वहाँ भी इसी तरह है, बॉर्डर लाइन के ऊपर कि इंडिया बैठा हुआ है कि हम बैठे हुए। अब दूसरी बात जो आपने की थी वो बुनियादी तौर पर ये थी कि देखिए हमने अपने स्टांस को खुद डेवलप करना है। जैसे बात हो रही थी नबी लगारी साहब ने भी कहा और सदीक साहब ने भी कहा था कि वाकई हम जब हम रशिया की जंग में, रशिया के खिलाफ अमेरिका की जंग में कूदे थे तो उसके फॉल बैक तो आना था। अगर दुनिया में दहशतगर्द किसी को डिक्लेयर करना है और दहशतगर्दी की इन्वेस्टिगेशन करनी है, फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिगेशन करनी है, और ये देखना कि दहशत किसी ज़माने में नॉन स्टेट एक्टर्स लड़ते थे ना दहशतगर्दी की जंग, अब तो स्टेट्स दहशतगर्दी की जंग लड़ी, दहशतगर्दी करवा रही है। यानी अमेरिका क्या कर रहा है? दहशतगर्दी करवा रहा है दुनिया में। इराक में जो अपना जो तबाही करी वो दहशतगर्दी के जरिए थी ना। अब यूनाइटेड नेशन से अप्रूवल ले ली। अब सर चिलकोट इंक्वायरी हुई है बरतानिया में, एक बहुत बड़ी इंक्वायरी है। ये उसका बेसिस ये था कि क्या इराक के पास WMDs थे सर चिलकोट इंक्वायरी की कंक्लूजन ये है कि सद्दाम हुसैन के पास कोई WMDs नहीं थे। टोनी ब्लेयर ने और बुश ने दुनिया से झूठ बोला। ट्रंप कह गया है कि जी बुश ने दुनिया से झूठ बोला था। तो सबसे बड़ा दहशतगर्द तो अमेरिका बजाते खुद है, जो मेंबर है उसका रिव्यू ग्रुप का। इंडिया के अंदर दहशतगर्दी 44 बैंक है इंडिया के जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। ये मैंने तो नहीं कहा, इंटरनेशनल प्रेस पे रिपोर्ट फाइनेंशियल इकोनॉमिक मॉनिटरिंग यूनिट की आ चुकी है। तो जो दहशतगर्द हैं, जो सही दहशतगर्दी दुनिया में कर रहे हैं, अमेरिका और इंडिया और इजराइल, उनको तो अमेरिका भी थपकी लगाता है जब वो ये कहता है कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ और अपना नैरेटिव लेके चलता है। हम जो दहशतगर्दी के खिलाफ जिन्होंने अमेरिका की इंपोज की हुई जंग लगी, CIA ने तहरीक तालिबान को क्रिएट किया, NDS ने क्रिएट किया, रॉ ने उसको पैसे दिए। पाकिस्तान के अंदर जितनी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को CIA सपोर्ट करती थी, क्योंकि मैंने कहा उनका एक नैरेटिव था, उनकी एक पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को ऐसी दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व करो ये उससे निकल ना सके, ताकि क्योंकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और उसके साथ साथ हमेशा याद रहेगा पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और एक न्यूक्लियर स्टेट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गजनफर साहब, यही वो चीज़ है जिसकी बारहा बात, हाँ जी, बारहा इस पर बात भी की जा चुकी है, लेकिन जाहिर है इसमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म तरतीब देने की जरूरत है। नैरेटिव डेवलप नहीं करेंगे और स्ट्रॉन्ग अपोज नहीं करेंगे और इफ एंड बट्स कहते रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। चले मैं छोटा मौक़िफ़ ले लूं, फिर मुझे आगे बढ़ना है। गजनफर साहब पॉइंट टेकन। सिद्दीक साहब आप बिल्कुल एक छोटा सा मुख्तसर सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्दे पर लगाई साहब जाने बढ़ते हैं। जी सिद्दीक साहब। भाई इतना लगा गजनफर साहब और मैं बोल बिल्कुल छोटा सा, हाँ छोटा ही चले। वो ये है कि जब अब कमर जावेद बाजवा साहब ने भी ये कह दिया कि हम गलत हमारी पॉलिसी थी, तो भाई 12 साल ज़ियाउल हक की, 10 साल परवेज मुशर्रफ रहे हैं। मामलात हैं किसके पास? अगर अमेरिका बकौल गजनफर साहब के, और बात भी ठीक है,
और इजराइल और भारत जो हैं वो दहशतगर्द हैं और इन तीनों का आपस में गठजोड़ है, तो हम कभी अमेरिका की बात करते हैं। आज अमेरिका की दोस्ती में हम अफगानिस्तान से बाहर हैं, इंडिया अंदर बैठा हुआ है। आज हम जब बात करते हैं तो जनाब हम दहशतगर्द हैं और हम पर फैटफ जो है अभी आ रहा है और भी बातें आ रही हैं, फिर दहशतगर्दी शुरू हो रही है। सही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या अफगान पॉलिसी और उमूर खारजा मौजूदा हुकूमत के या इससे पहले वाली हुकूमत के हाथ में थे या जिनके हाथ में हैं, फिर वो गलत है। रह गई बात सियाचिन की, अगर सियाचिन जो है वो मुतनाज़ा इलाका था तो कारगिल भी मुतनाज़ा इलाका। अगर उस मुतनाज़ा इलाके में इंडिया आगे बढ़ गया है और ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि जी वहाँ तो घास भी नहीं उगती, तो फिर जनाब कारगिल में भी यही बात है। भाई ब्रिगेडियर साहब, के जरिए से मैं सबको कहता हूँ बात ये नहीं है, अगर इंडिया वहाँ आ सकता तो हमारा दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। बस एक आखिरी मौक़िफ़ जो है वो लगारी साहब का लेते हैं, फिर हमें दीगर इशूज़ पे बात करें। लगारी साहब, ये तमाम तर मामलात हैं, हमें अपना नैरेटिव पूरी दुनिया के सामने वाक़ईतन बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इस पर एक लंबा काम करने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? मुझे बहरहाल ब्रिगेडियर गजनफर साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। मुझे इंतहाई दुख के साथ उनके इस जो उनका ये बयान सामने आया, जो उनकी गुफ्तगू सुनी है, उसमें जो उन्होंने कहा है कि सियाचिन डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो मैं उसको समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जनरल ज़ियाउल हक को किसी ने ये अख्तियार नहीं दिया था कि वो ये कहें कि ये नो मीन्स लैंड है और यहाँ घास भी नहीं उगती। अगर मेरी किसी सरजमीन पर, किसी पाकिस्तान के किसी 1 इंच पर भी घास नहीं उगती तो वो मेरा ही 1 इंच है, वो किसी दूसरे दुश्मन के पास नहीं होना चाहिए। किसी दुश्मन को वहाँ पर अपनी चौकियाँ कायम करने का हक़ नहीं है। और इंडिया ने जो वो चौकियाँ कायम की थी वो बुनियादी तौर पर संगीन खिलाफ वर्जी थी हमारी उस कंट्रोल लाइन की। कंट्रोल लाइन ही हमारी सरहद है। कंट्रोल लाइन कश्मीर के साथ करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के साथ, वो हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट अलग मामला है। और इस तरह की चीज़ को हमें लेना चाहिए। हमारा नैरेटिव ये कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि फलां इलाका जो है वो तो डिस्प्यूटेड है और उसके अंदर तो तनाज़ा रखा हुआ है। बिल्कुल सही। नज़ीर लगाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके और हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बहुत बड़ा इशू है और ज़ाहिर है हम सब जो है वो इससे गुजर रहे हैं, और वो है गैस की लोड शेडिंग का। गर्मियों में ये सूरत हाल है कि गैस की बंदिश ना सिर्फ सिंध, पंजाब, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है। और अब ये बंद होने का इम्कान है कि गैस की फराहमी सनतों को भी बंद हो जाएगी। और ये वजह है कि गैस फील्ड जो है उसमें सालाना मरम्मत हो रही है, जिसके बायस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी गैस बहरान का खदशा है। ज़ाहिर है ये तमाम तर सूरत हाल है, एक तरफ ये और एक तरफ गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ाने के लिए उसमें इजाफे का जल्बा जो है वो स्विस सदरन गैस जो है वो कर रही है। हमारे नुमाइंदे मलिक सईद हमारे साथ हैं, पहले ज़रा उनसे बात करते हैं। मलिक, क्या सूरत हाल है? ये गैस बहरान गर्मियों में पैदा हो रहा है, जून के महीने में ये सूरत हाल है, सनतों को भी कहा जा रहा है कि गैस की फराहमी बंद हो सकती है। ये मुल्क में गर्मियों में भी जो गैस का बहरान है वो सारा उठाने लगा। उसकी जो बेसिक वजह है वो मरम्मती काम का बर वक्त ना होना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी 29 जून से CNG और सनती शोबे को गैस नहीं मिलेगी। हमें हुकाम ने ये भी बताया कि निजी कंपनी का LNG टर्मिनल जो है 29 जून से 5 जुलाई तक मरम्मत के सिलसिले में बंद रहेगा। इन गैस लोड मैनेजमेंट के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी CNG सेक्टर को गैस नहीं मिलेगी। इसके अलावा सीमेंट और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी गैस की फराहमी जो है वो बंद की जाएगी और फातिमा फर्टिलाइजर को भी गैस की फराहमी बंद रहेगी। हुकाम का ये भी कहना है कि सुई नाज़रीन गैस कंपनी की जानिब से मुतल्लिका शोबों को हिदायत जारी कर दी गई है। गैस फील्ड की सालाना मरम्मत के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी जो गैस का बहरान है वो उसका खर्चा है। असल में प्रॉब्लम ये थी कि कोरोना की वजह से जो मरम्मती काम है वो ताख़ीर से हुआ। 29 से जो तो इसके लिए कोई बैकअप प्लान रखा नहीं गया था मलिक सईद कि अगर मरम्मती काम में ताख़ीर होगी तो उसका कोई बैकअप प्लान होगा? नहीं, बैकअप प्लान का मसला ये आ रहा है कि जो अप्रैल में मरम्मती काम होना था, अब अप्रैल में कोरोना की वजह से जो है वो काम नहीं हो सका, तो अब मजबूरन जो है इनको इकट्ठा जो है वो काम करना पड़ रहा है। जैसे LNG टर्मिनल पे जो है 29 जून से 5 जुलाई तक मरम्मत होगी, LNG नहीं आएगी और इन्होंने पहले जो है LNG का सिस्टम मंगवाई नहीं है कि आप उस बहरान से पैदा जो है बच सके। इसके अलावा जो है आपकी सिंध में गैस फील्ड कंपनीज हैं
उन पे भी मरम्मती काम जो है इसी वक्त जो है वो जारी है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़ाहिर सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है। ना घरों को गैस मिल रही है, ना सनतों को, ना जो स्टेशंस हैं उनको मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक सईद, हमें बता दिन भर में नाज़रीन 9 जुलाई तक जो गैस स्टेशन है, CNG स्टेशन हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये सूरत हाल जो है वो इसलिए है क्योंकि ज़ाहिर प्रेशर जो है वो कम है। एक जानिब ये सूरत हाल है कि गैस का बहरान गर्मी में पैदा हो रहा है और लोड शेडिंग जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कई घंटों की लोड शेडिंग की जाती है, बिजली की लोड शेडिंग होती है और बिल जो हैं वो ओवर बिलिंग जो है वो की जाती है। ओवर बिलिंग की सूरत में लोगों को एक बहुत बड़ी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है और जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अवाम ये पूछ रहे हैं कि अगर इतनी लोड शेडिंग होती है तो बिल किस बदले वसूल किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हैं इरशाद संजरानी, हम उनसे बात करेंगे। इरशाद, क्या कहना है यहाँ पर लोगों का? एक तो लोड शेडिंग है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है और फिर बड़े बड़े बिल भी लोगों के भेजे जा रहे हैं, ओवर बिलिंग भी की जा रही है। क्या कहते हैं शहरी? जी, कलेक्टर की तरफ से कराची वाले शहरियों को तंग करने का सिलसिला जारी है। कराची भर में इजाफी लोड शेडिंग तो हो ही रही थी, लेकिन अब इजाफी बिल भी भेजे जा रहे हैं। 15-15 घंटे लाइट नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी के इलाके गुलशन मिल्लत में और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। बड़े बड़े लोग लेकर जो यहाँ पर खड़े हुए, क्या कहेंगे, कितना बिल आ रहा है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आला, कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक ने जो जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा है उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान की तारीख में इससे पिछली हुकूमतों में नहीं मिलती, जो कि अब लोगों पर जुल्म और सितम तोड़े जा रहा है। लोगों के पास कारोबार नहीं है, समझे ना। और आप देखें कि 12,000 रुपये का पर मंथ का बिल आ रहा है। 2 महीने का बिल 24,000 रुपये का आया है और बिल ना भरने पर लाइट काटी जा रही है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई करने का कहा है और 24 हज़ार 12 हज़ार जो है एक प्राइवेट जो गार्ड है उसकी नौकरी करने वाला बंदा जिसकी 15,000 सैलरी है, 12,000 बिल आ रहा है। तो अफसोस की बात है, सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं कि इनको वो नोटिस लें। क्या कहेंगे, कितना बिल आ रहा है आपकी, कितनी बिजली आ रही है? सर जी, बिजली का तो ये हिसाब है कि मीटर लगाया है 5,000, 6,000 और मीटर को देखो तो जाके पूछो, कहते जो आ गया भरना तुमने, बस हम नहीं जानते। लोड शेडिंग जो है 4 घंटे हो रही है, मतलब 3 मरतबा ना 4 दफ़ा 1-1 घंटे। और बाज़ों का ऐसा होता है वो जी हम काम कर रहे हैं पूरे दिन बगैर रिपोर्ट भी लाइट नहीं होती और मेंटेनेंस के नाम भी अंकल कह रहे हैं कि बिजली नहीं होती। आप क्या कहेंगे, आपका कितना बिजली? हमारे घर के बिल है, मेरे घर में से 5 लाइटें 2 पंखे चलते हैं, जबकि घर पे सोलर लगा हुआ है, फिर भी बिल हमारे से 4,000 5,000 का बिल भेज रहे हैं। और कितने घंटे लोड शेडिंग? लोड शेडिंग में 6 से 8 घंटे हैं कंटिन्यू। रात में भी 2-2 बजे चले जाते, 3 बजे चले, 3 घंटे 4 घंटे रात में नहीं होते। अभी हम सोएंगे कब, काम कब करेंगे? कौन से शॉप है, कारोबार सब बंद किए हुए आप लोगों ने। कारोबार पे भी असर पड़ रहा है, घर पे जाते तो लाइट नहीं है। आप क्या कहेंगे जनाब, कितनी बिजली जा रही है? सर जी, तकरीबन 5 बतावा जाती है रोजाना लाइट, जिसमें समझ लो ये केसी ने खून भी रखा है। ऐसा ही है शाह संजानी, बहुत शुक्रिया। लोग आपको झेल रहे हैं, घर में लाइट नहीं है लेकिन बिजली का ओवर बिल जो है वो ओवर बिलिंग की सूरत में लोगों को भेजा जाता है। हमने बहुत कोशिश की कि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक से हमारा रब्ता हो, हम उनसे जानने की कोशिश कर सकें कि क्या वजह है इस लोड शेडिंग की और ओवर बिलिंग की, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया। मीडिया से वो बात करना नहीं चाहते, मीडिया पर मौक़िफ़ नहीं देना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान जो हैं वो मीडिया पर कोई बात करना नहीं चाहते हैं और आवाम को इस अजाब में धकेल दिया गया है। ना वफाक देखता है, ना इस सूरत हाल का कोई पुरसान हाल है। ये आवाम के ऊपर एक अजाब की सूरत है कि इलेक्ट्रिक जो है वो आवाम को बहुत ही ज़्यादा जो है वो अजाब में धकेल चुकी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। तो वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी है पाकिस्तान भर में, लेकिन एस्ट्राजेनेका की शॉर्टेज की वजह से भी खासी सूरत हाल ख़राब हुई और अब ये सूरत हाल है कि जो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ पर लोग काम करते हैं, दूसरे ममालिक में उनको जाना है और उनको वैक्सीन नहीं मिल रही। और ऐसी कुछ सूरत हाल इस्लामाबाद में F9 पार्क के करीब हुई, एक कोरोना वैक्सीन सेंटर जहाँ पर वैक्सीन नहीं थी मौजूद एस्ट्राजेनेका, और वहाँ पर लोगों ने हल्ला बोल दिया, दरवाजे तोड़ दिए और ये सूरत हाल बहुत दिनों से है। अच्छा, ये सूरत हाल नाज़रीन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर एस्ट्राजेनेका की शॉर्टेज हो गई है।
सवाल ये उठ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने साइनोवैक या साइनोफॉर्म लगा ली है, अब उनको दूसरी वैक्सीन लगवानी है, तो वो क्या करेंगे अगर उनको ट्रैवल करना है? ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ज़ाहिर है अभी आवाम एक पहले तो वैक्सीन आई, वैक्सीन पे लगाना एक बहुत मुश्किल काम था, लोगों को कन्वेंस करना, लोग कन्वेंस हुए, वैक्सीन भी लगवाना शुरू कर दी। लेकिन अब एक और मुश्किल सूरत हाल है कि लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद ये पता चलता है कि अगर उन्होंने ट्रैवल करना है तो उन्हें एस्ट्राजेनेका, फाइजर या साइनोफॉर्म लगवानी पड़ेगी। अब अगर किसी ने एक साइनोवैक की एक डोज लगवा लिया है, उसको ट्रैवल करना है, तो फिर वो क्या करेगा? क्या वो एक शख्स जो एक वैक्सीन लगवा चुका है या दोनों डोज लगवा चुका है, कि वो दोबारा वैक्सीन करवाए? क्या वो उसकी सेहत के लिए ठीक होगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो काम है ये तो इंटरनेशनल एजेंसीज खासकर WHO का करने का है कि वो अपनी उसने अप्रूव की हैं वैक्सीन, चाहे वो साइनोफार्म है, साइनोवैक है, चाहे कैंसाइनो है जो पाकिस्तान में लगी हैं, वो उसने अप्रूव की हैं। तो जब अप्रूव की हैं तो उसको पाबंद करना चाहिए उन कंट्रीज़ को, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, कि वो रिस्पेक्ट करे इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को और सर्टिफिकेट्स को, बजाय लोगों को इस कन्फ्यूजन में डालना कि उन्होंने कौन सी लगाई है। मैं समझता हूँ कि तमाम वैक्सीन्स इफ़ेक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिनका नाम हम ले रहे हैं, जो पाकिस्तान में लग रही हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। उनको इसी पे सफ़र करना चाहिए जैसे कनाडा कैंसाइनो को एक्सेप्ट करता है। तो ये ममालिक जो है उनको अपनी मर्ज़ी नहीं करनी चाहिए, उनको पाबंद करना चाहिए। पाकिस्तान में कोई आता है और उसने कोई भी वैक्सीन लगाई हुई है और उसके मुवस्सर सर्टिफिकेट है तो उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह ज़ाहिर है इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं, ये तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने इनको प्रोटेक्ट करना है, और उन्होंने जो खुद वैक्सीन अप्रूव कराई हैं, WHO ने खुद अप्रूव की हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी। तो डॉक्टर आपको लग रहा है कि ये मामला पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? डेफिनेटली। देखें, आपको पता ही है कि अमेरिका जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसके लिए उसकी मार्केटिंग और उसको नीचा दिखाना चाइना को उसके लिए बहुत अपना फ़र्ज़ अवलीन वो समझता है। चाहे वो चाइनीज़ वायरस की बात करे, चाहे वो ट्रंप ने बात की थी या बाइडन भी यही बात कर रहे हैं, वो इंक्वायरीज़ कराएं या कुछ कराएं, उनमें से कुछ भी नहीं निकलने लगा कि जी चाइना ने ये वायरस खुद जानबूझ के दुनिया में एंटर की है। इसी तरह वो डिसरिप्यूट में चाहेंगे कि चाइनीज़ इकॉनमी को भी हिट करते रहें और उनकी रेपुटेशन को भी हिट करते रहें नाकामी के तौर पे। तो जाहिर है वो लोगों को कंफ्यूज करने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है और बहुत नंबर्स में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये WHO को और जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है पाकिस्तान को भी चाहिए कि WHO को पाबंद करे कि वो इस चीज़ को एड्रेस करे कि जो भी वैक्सीन WHO अप्रूव्ड है हम वही लगा रहे हैं। तो फिर कोई ऐसा वजह नहीं है कि वो कहा जाए कि नहीं हम पिक एंड चूज़ किया जाए। इस तरह तो चाइना भी कल को कहेगा कि जी हम अमेरिकन जिन्होंने वैक्सीन लगाई हैं, चाहे वो फाइजर है चाहे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो मामला अजीब ही हो जाएगा ना। अच्छा एक चलें, ये तो एक क्लैरिटी हो गई कि ज़ाहिर इस पर काम करने की ज़रूरत है और वो पाकिस्तान कैसे काम करेगा उस पर मैं आगे चल के बात करती हूँ। लेकिन एक चीज़ और है, ये कहा जा रहा है कुछ लोगों को अगर उन्होंने एक वैक्सीन का डोज लगवाया है तो उनसे कहा जा रहा है कि आप बूस्टर डोज लगवा लें और दूसरी वैक्सीन का जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने ट्रैवल करना है। ये बूस्टर डोज क्या होता है? देखें, बूस्टर डोज तो इट इज़ टू अर्ली। जो अगर एक सिंगल डोज वैक्सीन है जैसे कैंसाइनो है वो सिंगल डोज है, उसकी एक ही डोज लगनी चाहिए। और हो सकता है 1 साल के बाद, जैसे हमने साल हो गया वैक्सीन लगाते हुए कैंसाइनो की, अब हम उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ित समझते हैं कि दोबारा एस्केलेट करने की ज़रूरत है, तो हम उनको बूस्टर डोज आफ्टर 1 ईयर लगा रही हैं। अच्छा। तो जो 2 वैक्सीन हैं उनको तो देखें, आइडियल तो यही है कि जो उनको पहली डोज लगी है उसी की सेकंड डोज लगे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी फर्स्ट डोज के साथ कोई 50% उनको प्रोटेक्शन है, सेकंड डोज के साथ 75 to 80% प्रोटेक्शन है फ्रॉम डिजीज़, लेकिन 100% प्रोटेक्शन है आफ्टर 2 डोजेस फ्रॉम सीवियर डिजीज़ कि उनको मौत का खतरा या उनको वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ेगा या हाई फ्लो ऑक्सीजन या उनको हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ेगा।
आइडियली तो यही सूरत हाल है कि अगर हम किसी भी 2 डोज वैक्सीन या 3 डोज वैक्सीन भी हैं जिसका हम ट्रायल कर रहे हैं ZF 2001, तो ज़ाहिर है अगर हमने एक बंदे को एनरोल कर लिया तो हमें उसकी 2 स्पेयर में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसको 2 और लगनी है या एक और लगनी है। तो इट इज़ इल प्लानिंग। मेरा ख्याल है इसकी प्लानिंग सही होनी चाहिए कि जब एक बंदे को आप साइनोफार्म या साइनोवैक या स्पुतनिक लगाते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए रिज़र्व कर लें डोजेज़, कोल्ड चेन में रख लें, जब वो आएँ तो उनको रेडीमेड में अवेलेबल हो, बजाय इसके कि उनको उस वक्त वेट कराएं या फिर उनको ये कहें कि नहीं अब आप दूसरी कोई और लगवा लें जो अवेलेबल है। तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि मिक्स करने का 2 किस्म की वैक्सीन को कोई ऐसा खर्च सामने नहीं आया, बल्कि कई मुमालिक 2 मुख्तलिफ अक़साम की वैक्सीन लगा रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर साहब ये होगा कैसे फिर? अब देखें अगर किसी ने मिसाल के तौर पर किसी ने साइनोवैक लगवाई है, उसको लगवानी है एस्ट्राजेनेका, और एस्ट्राजेनेका की पहली डोज के बाद दूसरी डोज में 3 महीने का गैप दिया जाता है, तो क्या एक ऐसा शख्स जिसने साइनोवैक्स की पहली डोज लगाई है तो दूसरी डोज क्या वो एस्ट्राजेनेका की लगवा सकता है? देखें, एस्ट्राजेनेका का बहुत बड़ा एक विंडो है, 3 हफ्ते से वो शुरू होती है और 3 माह तक जाती है। ये नहीं कि आपको एस्ट्राजेनेका के लिए 3 माह वेट करना पड़ेगा, वो वेट इसलिए करना पड़ रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो आप एस्ट्राजेनेका 3 हफ्ते या 1 महीने बाद इजीली लगवा के, जो ममालिक उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका को, जिन्होंने बनाई है वो यूके की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो जाहिर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है इसकी बहुत ज़रूरत है। फॉरेन ऑफिस का बहुत बड़ा किरदार होगा कि वो WHO को पाबंद करे कि वो रेगुलेट करे, ना कि मुल्क अपने आप ही रेगुलेट करनी शुरू कर दें अपना चूरन ज़्यादा बेचने के लिए। तो हमें इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। हमें WHO के, हम मेंबर स्टेट्स हैं, तो हमें WHO को पाबंद करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है इस वक्त, और उन्होंने ये वैक्सीन को अप्रूव किया है। तो अगर उन्होंने अप्रूवल का फ़ायदा किया उनकी, अगर US ने नहीं माननी और जो बाकी मुल्कों ने नहीं माननी सिर्फ इसलिए कि उनकी वैक्सीन बिकें, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंसानियत की तज़लील है। और इस पे हमें हमारी डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिव होना चाहिए कि जो भी वैक्सीन हम लगा रहे हैं ये तमाम वैक्सीन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए बशमूल पाकिस्तान। तो डॉक्टर साहब इसके लिए तो पहले से काम करना चाहिए था ना, पहले से प्लानिंग होनी चाहिए थी कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है, किसी के पास H1 वीज़ा है, कोई दूसरे लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं या फिर तालिब इल्म है, तो उनके लिए एक अलग मैकेनिज्म होना चाहिए था। फिर उनको वही लगती, या फिर ये जो बात आप कह रहे हैं कि ज़्यादा जेन्युइन है कि आप पहले से WHO से रब्ता करते और वहाँ पर कोई ख़त लिखते, उनको कहा जाता कि भाई जब आपने सारी ही वैक्सीन जो हैं उनको अप्रूव किया है तो सभी को एक्सेप्ट करें तमाम बॉर्डर्स, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर हमें अपनी कोई प्लानिंग पहले से करनी चाहिए थी। नहीं, देखें, हमें एक ही प्लानिंग चाहिए कि हम जितनी भी वैक्सीन लगाएं वो WHO अप्रूव लगाएं, और WHO का इन रिटर्न उसने हमें ये देना है कि हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो पैसेंजर्स हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं वो फ्रीली ट्रैवल कर सकें इस सर्टिफिकेट के साथ। ये कोई वो सबज पासपोर्ट की तरह ना हो जाए कि जी आप फुरक लाइन में लगें। तो वी आर ऑल फर्स्ट क्लास सिटीजन, और ये और सबको एक ही तरीके से जो है वो लेने की, टेकअप करने की ज़रूरत है इस तमाम तर मामले को। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सही बात, अकरम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हुकूमत को इस पर अब वाक़ईतन कोई प्लानिंग की और चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, वरना लोगों के लिए बहुत परेशानी होगी। आपका बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।